हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन प्रिप इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जो है हमारे पूरे रेस्पिरेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रीथिंग प्रोसेस को समझेंगे। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस में एक बहुत कॉमन डिफरेंस है, वो ये है कि देखिए सबसे पहले तो रेस्पिरेशन क्या होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है ना, वो एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, ठीक है, ये क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। जबकि अगर हम ब्रीथिंग की बात करें, ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। फिर उसके बाद में हम रेस्पिरेशन पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, किस तरीके से रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी मिलती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो सिस्टम समझिए। सिस्टम का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सिस्टम का मतलब यहाँ ये है कि सबसे पहले देखिए, जब हम किसी कोर की बात करते हैं किसी भी टॉपिक के, तो बायोलॉजी का जो कोर है वो सेल से स्टार्ट होता है मेनली। ठीक है, तो जब बहुत सारी सेल कंबाइन होती है तो वो टिश्यू बनाता है। फिर बहुत सारे टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाता है। फिर बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंडक्ट होते हैं तो हम उससे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक समय पे कोई एक सिस्टम नहीं रन कर रही है, वो बहुत सारे सिस्टम्स को रन कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी किडनी काम कर रही है, हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा स्प्लीन काम कर रहा है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है। तो ये सब क्या है, अपने आप में एक एक सिस्टम है। जैसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम हार्ट के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हम उसमें ब्रीथिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, लंग्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, नोज के बारे में बात करते हैं, कैसे वो फंक्शन करता है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें किडनी देखते हैं, हम उसमें यूरेट्रस देखते हैं, हम उसमें यूरेथ्रा देखते हैं, हम उसमें नेफ्रॉन देखते हैं। तो वो अपना एक सिस्टम है। तो सिस्टम मतलब एक एक मैकेनिज्म सबका अलग अलग होता है, लेकिन जब वो एक साथ कंबाइंड होकर काम करता है तो वो हमारा बॉडी बनता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो होता है जो हमको ब्रीथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। तो इसमें होता क्या है? तो बेसिकली कुछ नहीं, जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, उससे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसी इन्वायरमेंट को फिर से दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इन्वायरमेंट से क्या लिया? ऑक्सीजन, और हमने इन्वायरमेंट को वापस क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये इन्वायरमेंट फिर से हमको ऑक्सीजन देगा और हम फिर से इस इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। तो ये साइकिल पूरा चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद में होता है कि देखिए हमारी बॉडी में हमने ऑक्सीजन को एंटर करवा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन जब एंटर करता है हमारी बॉडी में तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और फिर ब्लड ही जो है वेस्टेज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सर्कुलेट करते हुए बाहर की तरफ इन्वायरमेंट की साइड में इसको क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भैया ऑक्सीजन की नीड क्या है, क्यों हम सांस ले रहे? ना ले, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। अगर हमको एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या करता है, जैसे ही हमने इनहेल किया तो ब्लड इसको कैरी करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, जैसे ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो हमारी पूरी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? एनर्जी की। एनर्जी हमको किस फॉर्म में मिलती है? हमको ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है। तो इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपके ऑक्सीजन के बिना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बिना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हमको ऑक्सीजन का नीड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो दो प्रोसेस की दो टाइप में काम करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स और ब्लड के अंदर हो, मतलब बॉडी के अंदर जब हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन का एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल। ठीक है, जब ब्लड और बॉडी सेल के बीच में क्या हो रहा है
गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल का मतलब क्या बोला हमने? एक्सटर्नल का मतलब बोला कि जब एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और ब्लड के बीच में, ठीक है, तो हम उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन हम कब बोल रहे हैं बेटा? जब ब्लड और बॉडी सेल के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बॉडी सेल के बीच में, सेल के बीच में, है ना, तो हम उसको इंटरनल बोल रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जो भी हमारी बॉडी होती है उसका सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। तो जब हमारी बॉडी की सेल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा तो वो तो सबसे कोर चीज हो गई, ठीक है, सबसे इंटरनल चीज हो गई, इसलिए इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जब ब्लड अपना ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है तो वो किसको देता है? लंग्स को देता है। सीधी सीधी बात ये है, सीधी सीधी बात ये है कि देखिए, ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आया? बाहर के एनवायरनमेंट से आया। किसके पास आया? लंग्स के पास आया। लंग से वो कहाँ गया? ब्लड के पास गया। फिर ब्लड से वो कहाँ गया? वो सेल के पास गया। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल आपका क्या होता है? बनता है, एक पूरा साइकिल आपका ये बनता है। ठीक है, फिर सेल क्या करती है? सेल जो है वो अपना, देखो उसने ऑक्सीजन ले लिया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिलीज करके देगी। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा, ब्लड से लंग्स में जाएगा, और फिर बाहर के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल बनता है प्रॉपर। ठीक है, तो जब आपके लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो हम उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। जब ब्लड और बॉडी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बात की जा रही है वो बात की जाएगी बकल कैविटी की, माउथ की। ठीक है, ओके, बकल कैविटी की और माउथ की, क्योंकि देखिए नोज के साइड से तो हमारा ये हो जाता है कि हम ऑक्सीजन को एंटर करवा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, तो ये तो नोज वाला पार्ट हो गया, नोस्ट्रिल वाला पार्ट हो गया। माउथ और बकल कैविटी जो है वो क्या है? अल्टरनेटिव आपका एक रास्ता होता है जहां से क्या होती है? एयर एंटर करती है और एग्जिट भी करती है। तो मेन जो रास्ता है, मेन जो वे है, मेन जो रूट है वो तो नोज ही है, लेकिन अल्टरनेटिव जो रूट है वो कौन है? आपका माउथ। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी लोगों को, कुछ लोगों को जुकाम अगर हो जाता है तो जो नोज है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में हम एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे करते हैं? ब्रीथ कैसे करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ माउथ। माउथ में भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आई पे समझ में? तो देखिए यहाँ जो बकल कैविटी है, जो माउथ है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है? ऑन फेस। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है, ये अल्टरनेटिव एक रूट है एयर को पास करवाने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द हैवी ब्रीथिंग और एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा ब्रीथ करते हो तो माउथ और बकल कैविटी आपको ब्रीथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन टेस्टिंग एंड च्यूइंग। इसके अलावा इसका और क्या काम है बकल कैविटी का? तो खाने को चबाने का काम है और टेस्ट करने का काम है ना। आपको कोई भी चीज़ मीठी लग रही है, तीखी लग रही है, स्वीट लग रही है, ठीक है, सौर लग रही है, तो वो आपको बकल कैविटी से विद द हेल्प ऑफ आपका टंग पता चल जाता है। ठीक है, तो इसके दो काम हो गए, एक तो फूड वाला इसका मेन काम है, दूसरा अल्टरनेटिव काम क्या है इसका? गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ब्रीथ करने में हेल्प करता है। अब जैसे ही माउथ में एंटर कर लिया एयर ने, तो फिर ये कहाँ ट्रांसफर होगा? तो ये ट्रांसफर होता है फेरिंग्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फेरिंग्स का मतलब क्या है यहाँ पर? थ्रोट। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम थ्रोट बोलते हैं और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है? कॉमन रूट होता है एयर और फूड को पास करने का। मतलब यहाँ से आपकी एयर भी पास हो सकती है ब्रीथिंग वाली, और आपका फूड भी यहाँ से हम पास करवा सकते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? तो नोज और माउथ के जस्ट पीछे की तरफ, ये रहा आपका ओरल कैविटी, है ना, ये आपकी नेजल कैविटी, और इसके जस्ट पीछे जो है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर आपको फेरिंग्स मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आपका फेरिंग्स वाला एरिया है। ठीक है, फेरिंग्स वाला। अब देखो इसमें फेरिंग्स के भी टाइप्स है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स देखो नाम से समझ में आ रहा है, नेजो मतलब ये नेजल से कनेक्टेड है, नोज से कनेक्टेड है। ओरो और लेरिंगोफेरिंग्स जो है ये माउथ से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पासेज फॉर एयर
फ्रॉम नोज टू लेरिंग्स, ठीक है। तो नोज से लेरिंग्स की तरफ क्या करता है, ये एयर को पास करता है, और इसके अलावा फूड को ईसोफेगस तक पास करता है। तो फूड मतलब फूड आपके बकल कैविटी में फूड आता है, और ईसोफेगस कौन होता है, ईसोफेगस वो जो बड़ी सी एक नली होती है हमारे बॉडी के अंदर, जहाँ से आपका खाना पास होता है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम ईसोफेगस यहाँ पर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका डिवीजन कर रखा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेजल से जो पास हो रहा है आपका ये रूट, उसको आप नेजोफेरिंग्स बोल रहे हैं। इसको आप ओरल कैविटी वाले को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो देखिए जो नेजोफेरिंग्स है ये सिर्फ एयर को पास करता है, जाहिर सी बात है, नाक से तो खाना खाते नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एयर ही पास करेगा आपका नेजोफेरिंग्स। ओरिंगोफेरिंग्स जो है वो मिडिल पार्ट होता है आपकी जो विंड पाइप होती है, जो फूड पाइप होती है उसका। तो ये आपके एयर को भी पास करता है और फूड को भी पास करता है, जबकि जो लेरिंगोफेरिंग्स है ये बॉटम में होता है, नीचे की तरफ होता है। तो ये एयर को भी पास कर रहा है और ये भी फूड को भी पास कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का काम यहाँ पर क्या है, सेम है, क्योंकि वो मिडिल पार्ट है। मिडिल से बॉटम की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एयर भी पास हो जाएगी और आपका जो फूड है वो भी इजीली पास हो जाएगा। इसके बाद में हम लेरिंग्स की बात करते हैं। तो जैसे ही फेरिंग्स खत्म हुआ, तो फेरिंग्स कहाँ पर था, हमारे नोज और माउथ के जस्ट पीछे की तरफ आपका फेरिंग्स था, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे थे, थ्रोट बोल रहे थे। अब उसके जस्ट नीचे, फेरिंग्स के जस्ट नीचे हमारा होता है लेरिंग्स, ठीक है। तो लेरिंग्स जो है वो हमारी जो फूड पाइप होती है और हमारा जो फेरिंग्स होता है, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको लेरिंग्स का डायग्राम भी दिख रहा है, ये है लेरिंग्स का डायग्राम यहाँ पर। और ये देखिए इसको क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारी आवाज़ यहीं से रिलीज होती है। तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर वकल कॉर्ड है जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, आवाज़ को रिलीज करने में हमारी हेल्प करती है। इसके नीचे ट्रेकिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, थायराइड कार्टेज है, वकल कॉर्ड दे रखा है, और एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक तरीके से ना डोर का काम करता है, डोर मतलब दरवाजे का काम करता है, ठीक है, कि कब उसको ओपन होना है, कब विंड पाइप को ओपन होना है, कब फूड पाइप की तरह उसको काम करना है, उसके लिए डोर की तरह एपिग्लोटिस क्या करता है, काम करता है। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, फंक्शन क्या है इसके पास में, लेरिंग्स के पास में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। एपिग्लोटिस होता है जो कि डोर की तरह काम करता है, फ्लैप की तरह काम करता है। जब आप ब्रीथ करते हो, जब आप सांस लेते हो, तो एपिग्लोटिस हमेशा ओपन रहेगा, मतलब डोर हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप खाना खाते हो तो वो डोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वॉइस बॉक्स को, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या करेगा, वॉइस बॉक्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ट्रेकिया। तो जो ट्रेकिया है, जो यहाँ पर ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप या फूड पाइप भी बोल सकते हो आप, ठीक है, विंड पाइप। तो अभी क्योंकि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम फूड पाइप के पर्सपेक्टिव से इसको ना देखते हुए विंड पाइप के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे। तो आप इसके डायग्राम को अगर देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है सी शेप कार्टिलेज, सीलिया जो कि एक टाइनी हेयर से, म्यूकस लेयर, ब्रोंकाई जो कि स्प्लिट है स्ट्रेकिया का, और कार्टिना, ठीक है। तो देखो जब ये जो ट्रेकिया है, जब इसको हम और डिवाइड करते हैं इसकी ब्रांचेस में, तो हम इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है स्प्लिट। चलो अब अपन इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। लोकेशन क्या है इसकी, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन ने नेजल देखा था, नेजल कैविटी या नोज की बात करें अपन, ठीक है। नोज देखा, नोज के बाद में हमने फेरिंग्स देखा, फेरिंग्स के बाद में हमने सॉरी लेरिंग्स देखा, और लेरिंग्स के बाद में अब हम देख रहे हैं ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया के बाद में हम देखेंगे इसका ब्रोंकाई वाला डिवीजन, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक सीरीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेरिंग्स है वो जस्ट क्या है, आपके नेक टू चेस्ट तक की एक पूरी कैविटी होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है, इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर होती है। स्ट्रक्चर कैसा है, तो लगभग ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें
16 to 20 डिस्क प्रेजेंट होती है। ये जो डिस्क है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी टोटल 16 to 20 जो है डिस्क होती है, जो कि सी शेप की होती है। सी शेप इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड रहती है ऐसे, ठीक है। इसके बाद में ये बनी किससे होती है, तो ये कार्टिलेज से बनी होती है, इसलिए इसका हम कार्टिलेज रिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है इसका जो बेक है वो सॉफ्ट होता है, और ये फूड अगर ये फूड पाइप की तरह काम करता है तो थोड़ा सा ये एक्सपांड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। डिपेंड्स, अगर आप सांस ले रहे हो तो ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा, विड्थ उसकी थोड़ी नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन जब आप खाना पास करवाओगे इसी पाइप से तो थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। इसका बेक पोर्शन जो होता है वो सॉफ्ट इसीलिए होता है ताकि वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, तो सिलिया स्वीप म्यूकस अपवर्ड। देखो यहाँ पर ये जो सिलिया दे रखा है ये सिलिया, ठीक है, इसमें टाइनी हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऐसे। तो ये जो सिलियाज होते हैं ये क्या करता है, म्यूकस जो लार होती है ना, सॉफ्टनेस जो प्रोवाइड करती है, लचीलापन जो प्रोवाइड करती है, उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो माउथ है, जो बकल कैविटी है वो थोड़ी सी मॉइस्ट बनी रहे, सूखे ना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या दे रखा है, म्यूकस ट्रैप डस्ट बैक्टीरिया एंड पोलन, ठीक है। तो ये जो सीलिया म्यूकस को ऊपर की तरफ जो ट्रेवल करवा रहा है, तो ऊपर ट्रेवल कराने की जरूरत क्या है, तो ट्रेवल कराने की जरूरत ये है कि जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रीथिंग के साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं। वैसे ही जब हम नोज से भी ब्रीथ करते हैं तो नोज में भी क्या होता है, जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हेयर्स भी क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करने वाले हो वो वहीं पर स्टॉप हो जाए। एक तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज में, और नोज में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो वो इसलिए प्रेजेंट होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो पोलन है, जो बैक्टीरियाज है, वो वहीं पर नोज के आउटर साइड पर ही क्या हो जाए, स्टक हो जाए, रुक जाए वहीं पर। वैसे ही माउथ में भी ये जो म्यूकस है वो सेम काम करेगा, बैक्टीरिया पोलन को या डस्ट पार्टिकल्स को हमारे बॉडी के अंदर आने से क्या करता है, रोकता है। तो इसलिए म्यूकस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में कार्टिलेज, तो कार्टिलेज जो है वो कोलैप्सिंग से बचाता है। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज ना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, तो एकदम से एक्सपांड ऐसे टकराए ना वो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। वन सरफेस जो है, पहली सरफेस जो है, सामने वाली सरफेस जो है, मैं बताती हूँ, ये सामने वाली सरफेस इस दूसरी वाली सरफेस से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते समय टकराए ना, उससे बचाने के लिए हम कार्टिलेज का यहाँ पर, हम नहीं मतलब हमारी बॉडी में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी अपन ने ट्रेकिया देखा, ये रहा अपना ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया का ही जस्ट डिवीजन मैंने अभी आपको बताया था, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे ब्रांचेस में तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक ब्रांच जाएगी लेफ्ट लंग की तरफ, दूसरी जो जाएगी वो जाएगी राइट लंग की तरफ, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग की तरफ जाएगी उसको हम लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे, जो राइट की तरफ जाएगी उसको हम राइट ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी लोकेशन जस्ट आपके ट्रेकिया के नीचे है, इनसाइड द लंग, मतलब क्योंकि ये जो है अपने आप को डिवाइड करके सीधे लंग्स के अंदर चली जाती है ऐसे, ये आपका लंग्स जो होते हैं उसमें ये चली जाती है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर इसका जो लोकेशन होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट में किस किस में डिवाइड किया हुआ है, तो पहला पार्ट है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरा पार्ट है आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, और तीसरा पार्ट है आपका टर्शरी ब्रोंकाई। प्राइमरी जो ब्रोंकाई है वो है आपके लेफ्ट वाले साइड पे, ये देखो ये, ठीक है, और राइट वाले साइड पे भी। तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ना वो सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर होती है, ये जो नेरो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाइज होती है, प्राइमरी ब्रोंकाइज होती है, ठीक है। इसके बाद में ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपका लेफ्ट ब्रोंकाई है ये लंबी होती है और पतली होती है, ठीक है, लॉन्गर और नैरो होती है। जबकि जो राइट वाली होती है ना ये छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है, वाइडर होती है, ठीक है, शॉर्ट और वाइडर। तो यहाँ लिखा हुआ भी है हमारे पास में, देखिए, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होती है, तो देखो जैसे ये प्राइमरी ब्रोंकाई मैंने आपको बताया कि ये है ना, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये अपने आप को और ज्यादा जब डिवाइड कर रही है, अपने सब पार्ट है, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, इतना वाला पार्ट,
ठीक है। फिर ये प्राइमरी को जब हम और ज़्यादा डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है इसका सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। फिर इस सेकेंडरी पार्ट को जब हम इन छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है टर्शरी पार्ट, ठीक है। तो जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, या हम सीधा सीधा बोले कि जो ब्रोंकाइज है हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई का मतलब क्या, ये वाला एरिया है ना। प्राइमरी ब्रोंकाई को हमने जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। 2 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है, लेफ्ट और राइट। तो देखिए जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग में जाएगी, जो राइट ब्रोंकस है वो राइट लंग में जाएगी, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग में जाएगा ना बेटा, ये पार्ट, ये वाला, ये क्या होता है, ये लंबा होता है, लॉन्गर होता है और नेरो होता है। जबकि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, राइट वाले का जो पार्ट है, ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ये स्मॉल होता है, या हम बोले ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट, शॉर्ट होता है और साथ साथ में वाइडर होता है, चौड़ा होता है। जबकि ये कैसा था, ये नेरो था और लॉन्गर था। ये कैसा है, ये शॉर्ट है और वाइडर है। तो जस्ट अपोजिट इनका क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई की बात हो गई, मतलब इसकी बात कर ली हमने, ठीक है। अब हम सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात करेंगे, यानी इस वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये इसमें क्या होता है, इसके पास में इधर की तरफ जो है 2 होते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट में, 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक है। इनको हम लोबर्स भी बोलते हैं। तो जब हम राइट वाले की बात करें तो राइट के पास में कितने होते हैं, कितने ब्रोंकाइज होते हैं, तो राइट वाले के पास में होते हैं 3 और लेफ्ट वाले के पास में होते हैं 2 ब्रोंकस, या हम बोले लोबर, ठीक है। फिर जब हम इनकी बात करते हैं, यानी कि टर्शरी ब्रोंकाई की जब हम बात करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेगमेंटल भी बोलते हैं, सेगमेंटल, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी पीपीटी में, सेगमेंटल, ठीक है। तो जब प्राइमरी का डिवीजन होता है तो हम उसको सेकेंड, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई बनती है। टर्शरी ब्रोंकाई को लोबर भी बोलते हैं, सॉरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोबर भी बोलते हैं और टर्शरी ब्रोंकाई को सेगमेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये टर्शरी ब्रोंकाई भी डिवाइड हो जाती है, इसका भी डिवीजन हो जाता है, तो ये जो लोब्यूल्स बने हैं यहाँ पर, ये जो लोब्यूल्स बने हैं छोटे छोटे से, ये जो है इनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स यहाँ लिखा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ब्रांचेस जिसमें कार्टिलेज नहीं होती है। तो ट्रेकिया को जब हमने डिवाइड किया तो प्राइमरी में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी से और छोटे पार्ट में सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, और छोटे पार्ट में टर्शरी में कन्वर्ट हुआ। टर्शरी का सबसे छोटा पार्ट जो है उनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाली चीज। और ब्रोंकियोल में कार्टिलेज नहीं होता, ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो ब्रोंकियोल का एंड है, मतलब ये ब्रोंकियोल यहाँ खत्म हुई, तो ये कहाँ खत्म हो रही है एक्चुअली में, तो यहाँ पर एक पार्ट और आता है, वो होता है एल्वियोली, ठीक है। अब अपन एल्वियोली के बारे में पढ़ेंगे कि एल्वियोली का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्वियोली। एल्वियोली एक ऐसा सेक होता है, एक ऐसा खाली जगह होती है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसीड होता है, ठीक है। तो देखिए ये है एल्वियोली, ठीक है। इसकी वॉल देखिए कैसी है, 1 सेल थिक वॉल, मतलब ये जो एल्वियोली है ना, इसकी जो थिकनेस है वो एक सेल कितनी पतली हो सकती है, उतनी ही इसकी क्या है, थिकनेस है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही थिन तरीके की इसकी मेम्ब्रेन होती है। आई बस समझ में। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जो हमने इनहेल किया है, जो ऑक्सीजन हमने लिया है, वो एक्चुअली में कहाँ जाकर रिलीज होता है, इस एल्वियोली में जाकर वो क्या होता है, इस एल्वियोली के अंदर जाकर वो क्या होता है, रिलीज होता है। और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, इसी के थ्रू फिर क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चला जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम लोग, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ब्रोंकियोल्स इनसाइड द लंग्स ये प्रेजेंट होता है। इसका जो नंबर है हमारी बॉडी में बहुत 300 to 500 मिलियंस जो है हमारी बॉडी में एल्वियोली प्रेजेंट होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अंगूर की तरह दिखता है, ग्रेप्स की तरह दिखता है, ठीक है, इस तरीके का। इसका डायमीटर जो है वो 0.2 से 0.5 mm का होता है, बहुत छोटी छोटी होती है ये, इसलिए इनकी क्वांटिटी ज्यादा है ना। और इसकी थिकनेस कितनी है, या हम बोले इसकी थिननेस कितनी है, तो जैसे एक सेल होती है, एक सेल कितनी पतली होती है, बिल्कुल वैसी ही इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। सरफेस एरिया इसका कितना है, तो 70 to 100 मीटर स्क्वायर
इसका जो है सरफेस एरिया होता है जिसमें एक पूरा टेनिस कोर्ट समा जाए। टेनिस कोर्ट आप लोगों ने देखा होगा। तो ये इतनी सारी होती, मिलियंस में होती है कि एक पूरा टेनिस कोर्ट इससे कवर हो सकता है। तो इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। साइज में छोटा है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है, और इतनी क्वांटिटी में एक पूरा टेनिस कोर्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो बस वही है कि जो ऑक्सीजन हमने लिया है उसको डिफ्यूज करेगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आएगी उसको वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज करवा देगा। फिर सर्फेक्टेंट प्रिवेंट एल्वियोली फॉर कोलैप्सिंग। तो इसमें सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है जो कि इसको कोलैप्स करने से, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, तो सर्फेक्टेंट उसको बचाएगा कि ये एकदम से मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो या ज्यादा एकदम तेजी में रिलैक्स ना हो जाए। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है कॉम्प्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि सारे पार्ट्स को हम अब एक साथ देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने नोज देखी, नोज के बाद फेरिंग्स देखा, उसके बाद लेरिंग्स देखा, उसके बाद ट्रेकिया देखा, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोली। ठीक है, तो ये पूरा एक सीरीज है इसका, इस तरीके से अपने को इसको याद रखना है। तो इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब्स ओपन होते हैं, राइट लंग में 3 लोब्स ओपन होते हैं। जो ये 2 लंग्स होते हैं, ये लोब्स होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं और स्पेस ऑफ हार्ट में ये जो है जाते हैं। इसके बाद में जो 3 लोब्स होते हैं वो लार्जर और वाइडर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो प्ल्यूरा रहता है, ये जो जैसे ये लंग्स है ना, ये हमारे लंग्स है। तो लंग्स जो है इसकी जो कवरिंग होती है वो एक थिन लेयर से कवर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं प्ल्यूरा। ठीक है, फिर डायफ्राग्राम, तो लंग्स के जस्ट नीचे इस तरीके से डायफ्राग्राम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम ब्रीथ करते हैं, तो ये क्या करता है, एक तरीके से सपोर्टिव सिस्टम होता है लंग्स के लिए। ठीक है, तो डायफ्राग्राम का ये रोल होता है कि ब्रीथिंग के समय पर ये जो फेफड़े है उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड, लंग्स जो है उसको अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड में बैलेंस करने का, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, फिर है इंटरकोस्टल मसल, तो ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो रिब्स है हमारा, ये जो लंग्स है ना, लंग्स भी किससे कवर होता है, ये हमारी रिब्स होती है, हड्डियों वाला जो ढांचा होता है हमारे आगे का, उसके बीच में इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होता है, जो कि चेस्ट को एक्सपांड करने में, चेस्ट को जैसे अपन ने गहरी सांस ली तो हमारा चेस्ट क्या होता है, आगे की तरफ एक्सपांड होता है। तो उसको एक्सपांड करने में, फिर रिलैक्स करने में, फिर एक्सपांड करने में, फिर रिलैक्स करने में इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, देखो जब एक्सपांड हो रहा है आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल उसमें हेल्प कर रही है। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम क्या कर रहे हैं, इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राग्राम जो है वो हमारे को हेल्प करता है कि हमारा चेस्ट ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, और जब हम रिलैक्स करते हैं तो डायफ्राग्राम हेल्प करता है कि हमारा जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ जाए। तो डायफ्राग्राम का काम है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मेंटेन करना, और सामने की तरफ और पीछे की तरफ, बैकवर्ड है ना, डायरेक्शन में मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, वो इंटरकोस्टल मसल कर रही है, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर एंड फॉर्म वन सिस्टम, ये मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि जब सारे पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं तो वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद में हम लोगों को मैकेनिज्म पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ज़ेन प्रीप के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और हमारी जो क्लासेस है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस। 9 to 12 CBSE के लिए, MP बोर्ड के लिए, ओलंपियाड क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है, JEE और नेट की क्लासेस भी हमारी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।